Hi, good morning, my dear student. Today we are going to read your class 11th history, chapter 3, in the empire across three continents. Dear student, as you know that we are discussing about chapter 1 and chapter 2, and then after this is chapter 3. In chapter 2, we have read the vast history of the Mesopotamia and their urbanization, their economic expansion, agriculture and pastoralism, and their mutual understanding between city to town. And we also read about their administration. When we read the development of city, where we have get information that how can city emerged, that was the development of the writing and city life both before 2000 BC. Here in this chapter, chapter 3, an empire across three continents, we are going to discuss about the culture which was developed, the civilization which was developed, particular that region where flourished Mesopotamian culture. आज से करीब करीब उसी क्षेत्र पे, मेसोपोटामिया के उन्हीं क्षेत्रों पे 2000 सालों के पहले एक बड़ी सभ्यता विकसित थी जिसको मेसोपोटामिया कहते थे। और 2000 सालों के बाद उन्हीं क्षेत्रों पे सभ्यता का विकास एक नए तरीके से दिखाई देता है, एक नया डेवलपमेंट दिखता है। मेसोपोटामिया में साम्राज्य की स्थापना के बाद करीब 2000 साल, 2 सहस्राब्दी के बाद उस क्षेत्र में अनेक पूर्व और पश्चिम, ईस्ट और वेस्ट में साम्राज्यों का निर्माण हुआ। लोगों के अंदर इंपीरियल थॉट्स आई and they established himself. They set a empire, particular that region before 2000. After 2000, मेसोपोटामिया के बाद 2000 सालों के वहाँ पे उसी क्षेत्र पे लोगों ने कई सारे छोटे छोटे साम्राज्यों का निर्माण किया। 6th सेंचुरी BC तक आते आते ईरानियों ने, पर्सियंस ने असीरियन एम्पायर की नींव रखी, जिसके अधिकांश भाग पर इन पर्सियंस ने अपना कंट्रोल स्थापित किया। लैंड रूट, ट्रेड रूट पे उचित व्यवस्था की। अपना नियंत्रण स्थापित करने के बाद इन्होंने पूरे मेडिटेरियन रीजन्स के कोस्टल क्षेत्रों के ट्रेड पे कंट्रोल कर लिया, व्यापार पे नियंत्रण स्थापित कर लिया। और फिर यहाँ से जो उनके व्यापारिक संबंध स्थापित हुए, कॉमर्शियल रिलेशन बिटवीन द अदर कंट्रीज टू द पर्सियन, that was very important during that time. This all incident was happening after 2000 BC of the Mesopotamian culture. In this chapter we will read that particular culture, particular civilization and their development. We have focus here. We will minutely observe about the culture of Roman Empire. The name of this chapter was an empire across three continents. My dear student, this is the very fertile land. This land is called Fertile Crescent because, as you know, that this whole area is irrigated by Euphrates and Tigris and the other river which is territories of that prominent
body. We have also discussed in our previous chapter that with the help of their tributaries, Euphrates, the inner portion of the Persian connected with the Mesopotamian Assyrian culture. और फिर इस सभ्यता के विकास के बाद इन क्षेत्रों पे अलग अलग साम्राज्यों ने स्थापना की। असीरियन के बाद आप अगर देखेंगे तो लैटिन, फिर रोम, फिर ग्रीक के लोगों ने जूलियस, अगर आप बात करें सिकंदर की तो 326 पे जब उसने भारत पे आक्रमण किया तो इन क्षेत्रों पे कब्जा करने के बाद ही वो इन क्षेत्रों में पड़ा कि पूरा क्षेत्र कई सारी संस्कृतियों का मिक्सअप था। जब यूनान ने क्षेत्र पे आक्रमण किया, जीता, तो हेलेनिस्टिक एरा का शुरुआत हुआ। हेलेनिज्म एक वर्ड आपको मिलेगा इस चैप्टर में जब हम बात करेंगे तो हेलेनिज्म का हेलेनिस्टिक कल्चर, दैट इज द ग्रीक कल्चर, यूनानी कल्चर का प्रभाव इस क्षेत्र में पड़ा। फिर उनके बाद इन क्षेत्रों पे पर्सियन आए, पर्सियंस कल्चर का फिर यहाँ इस क्षेत्र पे प्रभाव दिखता है। मंगोलों ने अटैक किया, मंगोलों का प्रभाव, तुर्कों का प्रभाव, इट मीन्स ईरानी, तुरानी, तुर्क, मंगोल, ग्रीक, एक पूरी पूरी कल्चर दिखाई देती है। फर्स्ट सेंचुरी तक आड़े आधे जूलियस सीजर, जिसका नाम आई थिंक एवरीवन फेमिलियर विद द नेम ऑफ जूलियस सीजर, दैट इज द वेरी फेमस कैरेक्टर ऑफ द शेक्सपियर ड्रामा। जूलियस सीजर in first century AD when he was ruled particular that region, कहता है वो प्रथम सती फर्स्ट सेंचुरी एडी में ये उच्च कुल में जन्मे एक जूलियस सीजर था, जिसके अधीन रोमन साम्राज्य का विस्तार ब्रिटेन तक हो चुका था। ब्रिटेन और जर्मनी के एरिया भी इस रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन चुके थे। कह रहा है विस्तार से देखें तो हमें कई सारी चीज़ें दिखाई देंगी इस चैप्टर को समझने के लिए। कहता है कि जब व्यापारिक नियंत्रण पर्सियंस ने कंट्रोल कर लिया इन क्षेत्रों पे, तो इन परिवर्तनों के फलस्वरूप व्यापार में सुधार हुआ। मेडिटेरियन रीजन पे यूनानी नगर और जो ग्रीक जो टाउन्स थे, जो ग्रीक बस्तियां थीं, वो डेवलप होने लगी, उनको लाभ हुआ। ब्लैक सी के आसपास, ब्लैक सी के नॉर्थ में रहने वाले जो नोमैडिक पीपुल्स थे, उन लोगों से इन्होंने अपना व्यापारिक संबंध स्थापित किया। स्पार्टा यूनान में अधिकांश समय लोगों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संपर्क में बहुत ज़्यादा बिताने लगे। एथेंस और स्पार्टा के नगर नागरिक जीवन का केंद्र बन गए और फोर्थ सेंचुरी के मिड तक आते आते पश्चिम एशिया, वेस्ट एशिया व ईरान तथा भारत में व्यास रिवर के आसपास तक यूनानियों का साम्राज्य फैल गया। हम बात कर रहे हैं भारत पे अलेक्जेंडर के अटैक की। 326 BC में जब उसने अटैक किया, विपाशा या व्यास नदी के आसपास वो पहुंच गया। बाद में उसकी सेनाएं आगे बढ़ने से मना कर दी और उसे यहीं से वापस जाना पड़ा। लेकिन उसके आक्रमण से इस क्षेत्र पर सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा। हेलेनिस्टिक इफेक्ट हमें दिखाई देता है भारत के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के रीजन्स में। यूनानियों के भारत पे आने से कई सारे बदलाव हुए। छोटे छोटे कुछ चीज़ें मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में देता हूँ। जैसे घोड़े की पीठ पे जो बैठने के लिए रखी जाती है, यूनानियों की देन है। रकाब, जो रस्सी घोड़े के मुंह में लगाई जाती है, यूनानियों की देन है। बड़े जूते यूनानियों के द्वारा है। और लिटरेचर का प्रभाव बड़ा। साइंस टेक हम उनसे और वो हमसे इंटरेक्ट हुए और हमने उन चीज़ों को जाना। यूनानियों के बाद जल्दी ही ये क्षेत्र सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके जो गवर्नर थे उनके हाथ से निकल गया और इस पर कब्जा ईरानियों ने कर लिया। ये यूनानी विश्वासों को एक्सेप्ट तो किए, लेकिन एक नए स्वरूप में। और अब
यहाँ पे कुछ समय के बाद फिर बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ। यूनानियों के बाद नोमैडिक पीपुल आए। हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 में नोमैडिक एम्पायर, और वहाँ हम पढ़ेंगे मंगोलों के बारे में। वहाँ हम पढ़ेंगे ग्रेट किंग के बारे में। वहाँ बहुत सारे मंगोल शासकों के बारे में पढ़ेंगे, जिसे बारबेरियंस के रूप में इतिहास में उल्लेख किया गया है। हम उनके बारे में डिटेल करेंगे। लेकिन आज आपके इस चैप्टर में एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, इफ यू minutely observe about the heading of this chapter, name of this chapter, what it reveals. It reveals that we are going to read that an empire which was widespread, not only one continent, but stretches in 3 continents. That empire name is Roman Empire. रोमन एम्पायर के इतिहास के बारे में हम आज इस चैप्टर में आपसे बात करेंगे। रोमन एम्पायर का इतिहास विश्व इतिहास के स्वर्णिम पार्ट का एक हिस्सा है। रोम का नाम लेते ही लोगों के जहन में, लोगों के मन मस्तिष्क में, लोगों के दिमाग में एक नई स्फूर्ति और चेतना का विकास होता है। उनके शक्तिशाली योद्धाओं की कल्पना दिमाग में आने लगती है। उनकी वीरता, उनके अदम्य साहस, खेल में उनकी रुचि, युद्ध में उनकी रुचि ने ही उनकी इस साम्राज्य को इतने बड़े क्षेत्रों में फैलाया, विस्तारित किया। तभी ये साम्राज्य एक कॉन्टिनेंट की जगह 3 साम्राज्यों तक फैल के रहा। अब आइए देखते हैं क्या कहते हैं। अगर आप देखेंगे इसे ध्यान से तो कहता है 3 कॉन्टिनेंट्स, इट मीन्स एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द 3 कॉन्टिनेंट्स। हम इन तीनों महाद्वीपों के हिस्सों पे शासन करने वाली उस साम्राज्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें बाद में तुर्कों ने और मंगोलों ने भी जीता, यूनानियों ने कब्जा किया था। रोम के बाद के क्रमिक विकास को भी हम देखेंगे। यहाँ पे रोम के शासकों के बारे में पढ़ेंगे, रोम के डेमोक्रेटिक सिस्टम, रोम के मोनार्कियल फॉर्म ऑफ सिस्टम पे भी हम इस चैप्टर में विस्तार से विस्तार करेंगे। We have discussed about briefly in this chapter about the democratic, the monarchical form of the Roman Empire, the king situation, what is the principate, and their society, literacy, their culture also we will read here. Okay, let's start your chapter. The Roman Empire covered a vast stretch of territory that include most Europe as we know it today and a large part of the Fertile Crescent and North Africa. In this chapter, we shall look at the way this empire was organized, the political force that shaped its density, and social groups into which people were divided. You will see that the empire embraced a wealth of local culture and languages, that women had a stronger legal position than do in many countries today. But also, much of the economy was run on slave labor, dynasty freedom to substantial number of persons. From the 5th century on, the empire fell apart in the west but remained intact, the exceptionally prosperous in its eastern half. The caliphate, which you will read about in the next chapter, built on this prosperity and inherited its urban and religious tradition. It means author want to clearly inform you about that the importance of that regions.
author also inform you that the three continents that was controlled by Roman Empire previously and after 5th century, the Roman Empire became fall and a new empire and new government that was conquered that area, that was captured that area, that was the Muslim Empire, caliphates. We will read about the Central Islamic land in chapter 4, and we have also discussed that how he controlled particular that region. No doubt this is a very prosperous region, fertile region, so that's why it's called the fertile crescents. इसे fertile crescents कहा गया। अर्धचंद्रा कार उपजाऊ क्षेत्र का नाम दिया गया। कहता है रोम साम्राज्य दूर दूर तक फैला था। विशाल साम्राज्य क्षेत्र में आज का अधिकांश यूरोप और जो फर्टाइल क्रेसेंट का एरिया है, अर्धचंद्राकार क्षेत्र है, यानी पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका का बड़ा हिस्सा इसमें शामिल था। हम इस चैप्टर में ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि साम्राज्य का गठन कैसे हुआ, किन किन राजनीतिक ताकतों ने अपने भाग्य को यहाँ पे बनाया, संवारा, विकसित किया। और फिर साम्राज्य को कितने समूहों में बांट दिया गया। हम इस चैप्टर में इन सारी छोटी छोटी चीज़ों पे बात करेंगे। आप ये भी यहाँ देखेंगे कि स्थानीय संस्कृतियों तथा भाषाओं के वैभव से संपन्न यह क्षेत्र, जो इस क्षेत्र में छोटी छोटी संस्कृतियाँ थीं, उनके छोटे छोटे साम्राज्य थे, उनकी अपनी भाषाएं थीं, उनकी अपनी संस्कृति थी, इन सारी संस्कृतियों से ये क्षेत्र अत्यंत ही समृद्ध था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ की जो पब्लिक थी, जनता थी, यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ के लोग, यहाँ की सभी चीज़ें काफ़ी ऑब्जर्व करने लायक है। कहता है कि अगर आप देखें तो कहता है कि द वीमेन्स हैड ए स्ट्रांगर लीगल पोजिशन देन दे डू मेनी कंट्रीज टुडे। महिलाओं की स्थिति वहाँ पे बहुत मजबूत थी, जैसा कि आजकल के देशों में है। ये भी कहता है कि साम्राज्य की अनेक स्थानीय संस्कृतियों तथा भाषाओं के वैभव संपन्न थी। वहाँ स्त्रियों की कानूनी स्थिति काफ़ी मजबूत थी, सुदृढ़ थी। वैसी स्थिति आज के अनेक देशों में दिखाई देती है, विच आई डिस्कस यू अगेन एंड अगेन। वाई आई एम emphasize that points because they are aware of the right of the women। महिलाओं के अधिकार के लिए वे पूरी तरीके से सहमत थे, समझते थे। फिर अर्थव्यवस्था में दासों की महत्व की बात करता है कि इंपॉर्टेंस स्लेव्स की बहुत थी, दासों की बहुत थी। ये दास ने अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदल दिया। इन दासों का उपयोग बड़े पैमाने पे किया गया। दासों को कैसे कंट्रोल करते थे, दास कैसे लाए जाते थे, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। कह रहा है बट आल्सो दैट मच ऑफ द इकोनॉमी वाज रन ऑन स्लेव लेबर। द डेनिनियन फ्रीडम टू सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पर्सन। दास जो अर्थव्यवस्था में एक सेंटर पार्ट थे, जिनकी वजह से जनता को अच्छा खासा भाग स्वतंत्रता से वंचित रह जाता था। 5th सेंचुरी और उसके बाद के समय में जब वेस्टर्न एम्पायर डिक्लाइन की तरफ जा रहा था, तब पश्चिम से अटैक करने वाले लोग, इट मीन्स हम बात कर रहे हैं तुर्कों की, हम बात कर रहे हैं इस्लामिक अटैक की, उन लोगों ने अपने प्रभाव से इस क्षेत्र को जीता,
लेकिन जो ईस्टर्न पोर्शंस थे, जो साम्राज्य का लगभग आधा हिस्सा था, उसको रोमन एम्पायर ने समृद्ध बनाए रखा। हम देखेंगे कि किस तरीके से इस पे अटैक होता है, विकास होता है, इन सारी चीज़ों पे इस पे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन हमें इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ चीज़ों को और समझना पड़ेगा। हमने यहाँ 3-4 चीज़ों पे बात की। वी हैव डिस्कस हियर 3 or 4 पॉइंट्स। फर्स्ट, दैट दिस वाज द वेरी फर्टाइल लैंड्स, देयर हिस्ट्री इज़ वेरी क्या है, बहुत प्राचीन है, एंशिएंट है। मेसोपोटामियन कल्चर से इसका डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है और इसका विकास हमें कई हजार सालों के बाद भी एज इट इज़ दिख रहा है। छोटे छोटे साम्राज्यों की स्थापना, उनकी अपनी संस्कृति, उनकी अपनी भाषा, महिलाओं की स्थिति, अर्थव्यवस्था में दासों का योगदान और एक बड़े पैमाने पर जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़े कि अर्थव्यवस्था उन्नत बनी रहे, इसके लिए उनको दासों के रूप में खरीदा या भेजा जाता था। इसकी बातें भी हमने की और फिर हमने बात की कि रोमन एम्पायर 5th सेंचुरी के बाद डिक्लाइन की तरफ मूव की और डिक्लाइन के बाद वहाँ पे एक नई सभ्यता आई, एक नया कल्चर आया, वो इस्लामिक कल्चर थी। लेकिन यहाँ तक आते आते रोमन एम्पायर का जो बड़े क्षेत्र पे कब्जा था वो एक छोटे से एरिया पे हो गया, ईस्टर्न पोर्शन पे, और वहाँ पे उन्होंने अपनी संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास किया। बाद में खलीफेट्स के आने के बाद कुछ क्षेत्र छोड़े गए। कांस्टेंटिनोपल पे जब कब्जा होता है, बाइजेंटियन और कांस्टेंटिनोपल, देयर आर टू कैपिटल ऑफ द रोमन एम्पायर। कांस्टेंटिनोपल वाज कैप्चर्ड बाय द इस्लामिक रूलर्स। बाइजेंटियन रोमन एम्पायर की राजधानी बनती है और कांस्टेंटिनोपल बाद में तुर्कों की राजधानी के रूप में डेवलप होता है। हम पढ़ेंगे इन चीज़ों को, लेकिन इसके पहले हम उन चीज़ों पे देखें जिससे हमें रोमन हिस्ट्री के बारे में पता चलेगी। We have to discuss about that resource which gives us information about the Roman history. So, the Roman historian have a rich collection of source to go on, which we can broadly divide it into 3 groups: text, documents, and material remains. That is the source to know about the Roman history. We have 3 evidence. Behalf of that, we are telling a story, we are telling about the Roman history. First, text, it means books, documents, official documents, and the material remains. Textual resources included histories of the period written by contemporaries. These were usually called annals because the narrative was constructed on a year by year basis. Letters, speeches, sermons, law, and so on. Documentary sources included mainly the inscriptions and papyri. Inscriptions were usually cut on stone. We have discussed, like I think everyone aware of the inscriptions. In your previous class you have read that Ashokan inscriptions in India that were widespread in the इंडिया वाइड लेवल, पूरे भारत में फैले हुए थे इंस्क्रिप्शंस, कैरा पत्थरों पे काट के लिखे जाते थे। ऐसे इंस्क्रिप्शंस रोमन एम्पायर में भी हमें दिखाई देते हैं जो उनकी सूचना देते हैं। Inscriptions were usually cut on stone, so a large number survive in both Greek and Latin. The papyrus was a reed-like plant that grew along the bank of the Nile in Egypt and was proceeded to produce a writing material that was very widely used in everyday life. Thousands on papyrus and have been published by
scholars who are called the papyrologist, the material remains included a very wide assortment of items that mainly archaeologists discover, for example, through excavation and field survey. For example, building, monuments, and other kinds of structure, pottery, coins, mosaic, even entire landscape. For example, through the use of the aerial photography. Each of these sources can only tells us just a much about the past, and combining them can be a fruitful exercise, but how well it's done depend on the historian's skill. At last, it is clarify that even if have the textual resource, even if have the material remains, archaeological findings, even we have documents, but all these depend upon the skill of archaeologist, skill of historians, that how can he explain, how can he connected each other with the dynasty. If you read this chapter, if you open your chapter section 2, you have seen the remains part of the some buildings of the रोमन एम्पायर. मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ, आप देखिए छोटे छोटे आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाएंगे वहाँ को. आप देखिए, दैट इज द ruins Greek city of Corinth. What you have seen here, that is the Corinth city. Now that time it was declined, बर्बाद हो चुका है, नष्ट हो चुका है, लेकिन इसके अवशेष रिमेन्स हमारे पास हैं. और चीज़ों को अगर आप देखें तो एम्पायर में आपको कई सारी चीज़ें दिखेंगी. आपको कोरिंथ के नगर के साथ साथ आपको ये भवन जो वहाँ बाद में डेवलप हुए, फिर इस्लामिक कल्चर के कई सारी बिल्डिंग्स आप यहाँ देखिए. आपको यहाँ पे क्या दिखेगी, एक तरीके की ये मॉस्क मस्जिद है जो उस क्षेत्र में डेवलप हुई. टाइम लाइन्स में अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे एविडेंस मिलेंगे क्वाइंस के, होनों के, जिससे आप आसानी से रोमन एम्पायर को समझने के लिए एविडेंस के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं. आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और किसकी सहायता से हम इन सारी चीज़ों को समझेंगे. वी आर गोइंग टू रीड द हिस्ट्री that is not spread in one continent, that is spread on 3 continents, beyond 3 continents. और हमने देखा कि किस तरीके से जूलियस सीजर के समय तक आते आते ये रोमन साम्राज्य का विस्तार जर्मनी और ब्रिटेन तक हो जाता है. अफ्रीका के क्षेत्रों में था, दक्षिण एशिया के क्षेत्रों में हुए. आप कॉन्स्टेंटिनोपल पहुँचिए, वहाँ पे भी आपको राज्य दिखेगा. आप बाइजेंटियन एम्पायर पहुँचिए रोम में, वहाँ भी दिखेगा. ब्रिटेन तक जूलियस सीजर 4th सेंचुरी तक आते आते साम्राज्य का विस्तार दिखाई देता है. और फिर आपको अफ्रीका के, इजिप्ट के सारे क्षेत्रों पे कब्जा, कैप्चरिंग दिखाई देती है. तो ये पूरा एक साम्राज्य जो इतने बड़े क्षेत्रों में था, हमको इस चैप्टर पढ़ना है. और इसके एविडेंस के रूप में हमने देखा कि बिहाफ ऑफ द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, मटेरियल रिमेन्स, डॉक्यूमेंट्स एंड टेक्सचुअल information, we are going to read about the whole history of the Roman Empire. That whole chapter based on these sources which was collected by the historians, which was collected by the archaeologists day by day. समय के अकॉर्डिंग उसको बनाए गए, खरीदे गए. आज भी इस पर रिसर्च जारी है, आज भी सदन में एक्सकवेशन हो रहे हैं. डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे और वहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से इस साम्राज्य का विस्तार हो रहा है. ओके, गुड बाय एंड टेक केयर. इन चीज़ों को देखते रहिए, समझते रहिए, नोट्स बनाते रहिए.
नोट्स जरूरी हैं आपके लिए। टॉपिक वाइज नोट्स अगर आप बनाएंगे तो आपके लिए आसानी पड़ेगी। और सभी चैप्टर में मैंने एक चीज पे चर्चा की है, इन एवरी एंड ईच चैप्टर आई हैव डिस्कस्ड द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। हाउ कैन वी नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर चैप्टर? दैट इज बेस्ड ऑन सोर्स। Every chapter I have discussed. First chapter, from beginning of the time. Second chapter, writing and city life. And third chapter, empire across three continents. हम सभी में इन चीज़ों पे बात की, सोर्स पे। मैंने यहाँ सोर्स पे बात की जिस तरीके से, सब जगह। तो आपको इन पे ध्यान देना है। यू हैव टू फोकस। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।